हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 9 जून 2021। तो आज की जो दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो डेली करंट अफेयर शो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपी पीईटी हो, जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आपको बता दूं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, उसके साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है और जो पिछले जो करंट अफेयर के जो पिछली क्लासों में जो पिछले दिनों में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए रहे होते हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं पर रोक लगाई। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आपने पिछले वर्ष जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो खूब सुना होगा कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है मलेरिया के उपचार में जो यूज की जाती है, मलेरिया के उपचार में इसका खूब यूज किया जा रहा था और इसका जो है विदेशों में भी भारत ने इसका खूब निर्यात किया। तो इसको लेकर के जो है अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर जो है रोक लगा दी है। इसको पहले क्या था, जो हल्के लक्षण वाले जो रोगी थे, कोविड-19 के जो रोगी थे, उनको इस जो है दवाई की अनुमति थी, लेकिन अब इस पर जो है रोक लगा दी गई है पूरी तरीके से। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गया, साथ ही साथ आइवरमेक्टिन हो गया। तो आइवरमेक्टिन जो है इसको भी कोविड-19 के जो हल्के फुल्के मरीज थे उनके ऊपर यूज में ली जा रही थी, गोवा में भी ली जा रही थी। तो WHO ने आइवरमेक्टिन के ऊपर भी रोक लगाई थी, कहा था कि ये जो है कोविड-19 के ऊपर प्रभावी है या नहीं है, इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा मलेरिया के बारे में बता दूं, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, इसका वाहक कौन होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा, और जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसके द्वारा ये फैलता है। तो प्रोटोजोआ से जो है आपका मलेरिया रोग फैलता है। और मलेरिया की दवाई कौन सी होती है, सिंकोना वृक्ष से जो है इसकी दवाई मिलती है। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है भारत में, तो सन 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का भारत में लक्ष्य है, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ जनित जो है ये बीमारी है। तो भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वो आपको पता होगा कौन है, ये जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं, वो हमारे भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नितिन गडकरी भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय तथा सोशल जस्टिस मंत्रालय इन्हीं के पास है, याद रखिएगा। तो जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है और जो आइवरमेक्टिन जैसी जो दवाएं हैं, इन पर रोक लगा दी गई है भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। देखो पिछले वर्ष आपको याद होगा भारत ने जो है, भारत में किल्लत बहुत ज़्यादा थी, तो अमेरिका को जो है भारत ने देने से थोड़ा सा डिले कर दिया था। तो अमेरिका ने देखो क्या धमकी दी थी कि अगर भारत ने इसको नहीं देता है तो भारत को इसको परिणाम भुगतने होंगे। आज वही दवा जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। इसी तरीके से पिछले वर्ष आपने देखा होगा प्लाज्मा थेरेपी की जो है खूब चलन चला था। तो प्लाज्मा थेरेपी आप देखो क्या है, इसको भी ICMR ने इस पर भी रोक लगा दी है। तो ऐसा जो है जब टेस्ट हो जाते हैं, जब बाद में जो है लेबोरेटरी द्वारा पता चलता है जो टेस्टिंग के बाद, तो तब जो है रियल चीज़ें जो है निकल करके आती हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी पे जो है रोक लगा दी गई। आपसे पूछूं पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो नई दिल्ली में जो है पहला प्लाज्मा बैंक जो है स्थापित किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, अब इनकी जगह पर कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, जो बाइडेन साहब जो है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ 49वें नंबर की यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो कि कमला हैरिस बनी हुई हैं। और वो कौन सी, भारतीय मूल की है, पहली एशियाई भी है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में वैक्सीन कौन कौन सी लगाई जा रही है वो यदि मैं आपको बताऊं तो 2 वैक्सीन जो है भारत में यूज में ली जा रही है। एक तो है आपकी कोविशील्ड और दूसरी है आपकी कोवैक्सीन। तो मैं आपको बता दूं कोविशील्ड को भारत में कौन बना रहा है। देखो कोविशील्ड स्वदेशी वैक्सीन नहीं है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई है। तो भारत में जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है वो इसको मिलकर के बना रहे हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो है वो इसका मिलकर के बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो पुणे है इसके CEO कौन है, तो वो आप जानते होंगे आदार पूनावाला साहब जो हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हैं CEO हैं। उसके अलावा कोवैक्सीन जो है वो आपकी पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है और इसको भारत में कौन बना रहा है, इसको भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ भारत में एक वैक्सीन को और अनुमति दी जा चुकी है, उसका नाम क्या है, स्पुतनिक V वैक्सीन। स्पुतनिक V वैक्सीन जो है विश्व की पहली वैक्सीन यदि आपसे पूछा जाए रूस के द्वारा बनाई गई थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की पहली कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी थी, तो जो है स्पुतनिक V वैक्सीन थी। देखो अभी तक जो वैक्सीन है वो सभी की सभी डबल डोज हैं, मतलब इन सब की 2 डोज लगती है, जैसा कि आपको पता ही होगा।
लेकिन रूस ने एक जो है सिंगल डोज वैक्सीन भी बनाई है। उसका नाम क्या है वो यदि मैं आपको बता दूं तो स्पुतनिक लाइट जो है उस वैक्सीन का नाम है, जो कि सिंगल डोज वैक्सीन होने वाली है, मतलब उसकी एक ही डोज दी जाएगी। तो कोविड-19 का वैक्सीनेशन भारत में चल ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है घोषणा भी की गई थी कि 21 जून के बाद जो है आपका जो 21 से मतलब जो हमारे 18 से प्लस के जो लोग हैं उनको जो है पूरी तरीके से मुफ्त टीका जो है टीकाकरण भारत में जो है कराया जाएगा। तो 21 जून से जो 18 वर्ष से अधिक के जो उम्र के लोग हैं उनको सभी को जो है मुफ्त टीकाकरण की स्टार्टिंग होने वाली है। और मैं आपको बताऊं डीआरडीओ के द्वारा एक दवा बनाई गई थी, उसका नाम क्या था 2DG, एक पाउडर था यदि आपको पता हो, मैंने बताया भी था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसको होता क्या है, जो कोविड-19 का जो वायरस है आपका कोविड-19 का, उसकी ग्रोथ को जो है ये रोक देता है, तो ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। तो कोविड-19 इससे जो है रोगी है उसको जो है कोविड-19 से उभरने में जो है आसानी हो जाती है। तो डीआरडीओ याद रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं अगली बात करूंगा, इसको जो है WHO के बारे में मैं यदि आपको बता दूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूं। तो इसके जो है स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को जो है स्थापना हुई थी। दोस्तों आप देख रहे होंगे करंट अफेयर का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन है, तो टेड्रोस एडनोहम जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और इसके पहले CEO किसको बनाया गया, तो अनिल सोनी साहब जो है उनको जो है पहला CEO बनाया गया था, किसका, WHO का, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस यदि आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 वेंटिलेटर विकसित किए, निम्न में से कौन सा नहीं है। देखो इसरो के द्वारा 3 वेंटिलेटर जो है विकसित किए गए हैं, उसका मैं नाम बता दूं, प्राण, वायु और स्वास्थ्य, ये 3 जो है विकसित किए गए हैं। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, मतलब ये जो है विकसित नहीं किया गया। तो 3 है, प्राण, वायु और स्वास्थ्य, आप ध्यान रखिएगा, तीनों जो है इसरो के द्वारा विकसित किए गए हैं। इनका जो है अब मैं आपको एक एक करके जो फुल फॉर्म बता देता हूँ। प्राण की फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो प्राण की जो आपका जो पहला ऑप्शन है, इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी प्रोग्रामेबल और रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर ए नीडी एड, ये जो है आपकी प्राण की फुल फॉर्म हो जाती है। साथ ही साथ वायु की मैं यदि आपको बताऊं तो वेंटिलेटर असिस्ट यूनिट हो जाती है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य की यदि मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं तो स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रामा असिस्टेंट जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये वेंटिलेटर करेंगे क्या, जो मरीज होगा, जो भी कोविड-19 से का रोगी होगा, उसको जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है ऑक्सीजन दी जा सकेगी। तो ये जो है किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, इसरो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ध्यान रखिएगा। इसरो के बारे में भी बात करेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना जो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जो थे वो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है, तो के सिवान साहब जो हैं वो इसरो के चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसरो का पहला जो है भारतीय सैटेलाइट उपग्रह कौन सा भेजा गया था, तो वो आप याद रखिएगा। पहला भारतीय सैटेलाइट का क्या नाम था, आर्यभट्ट, 1975 में भेजा गया था। भारत ने रूस की सहायता से इसको भेजा था। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट 1980 में भेजा गया था। रोहिणी श्रृंखला जब स्टार्ट हुई तो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च हुआ था। इसके अलावा ये वेंटिलेटर जो है इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है, इसरो के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा और इसरो के खास मिशन में आपको बता दूं तो चंद्रयान 1 मिशन आप याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया था, वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। और रॉकेट इसका कौन सा था, PSLV C11 के द्वारा इसको भेजा गया था। इसके अलावा मैं यदि आपको चंद्रयान 2 के बारे में बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 2, 2019 में इसको भेजा गया था। और इसका रॉकेट कौन था, तो GSLV मैक 3 के द्वारा इसको भेजा गया था। इसके अलावा मंगलयान में यदि मैं आपको बता दूं, मंगलयान 2013 में भेजा गया था, किसके द्वारा, PSLV C25 के द्वारा मंगलयान भेजा गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल का यदि मैं इसरो का मिशन बताऊं तो उसका नाम है अमेजोनिया 1। तो
तो अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है वो भारत के द्वारा भेजी गई थी, इसरो के द्वारा। ये ब्राजील की सैटेलाइट है, तो ब्राजील की सैटेलाइट को भारत ने भेजा था। ब्राजील के जो अमेजन वर्षा 1 है उनके ऊपर जो है ये सैटेलाइट नजर रखेगी। देखो, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता की यदि मैं बात करूं तो अमेजन वर्षा 1 में ही पाई जाती है। तो ये अमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो है इसी के द्वारा भेजी गई थी। कौन सा इसका व्हीकल था? तो PSLV C-51 के द्वारा इसको भेजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसरो के बारे में भी मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। इसके अलावा PSLV एक और मैं आपको बता देता हूं। देखो, PSLV C-37 के बारे में आप याद रखना। PSLV C-37 2017 में भेजा गया था। इसमें भारत ने रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट भेजने का, तो भारत के नाम रिकॉर्ड था। लेकिन अभी 2021 में जो है स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसने 143 जो है सैटेलाइट एक ही बार में एक रॉकेट से भेज दिए स्पेस एक्स। कौन सा इसका रॉकेट था? फॉल्कन 9, आप याद रखिएगा। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलोन मस्क साहब जो हैं इसके मालिक हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा DRDO के द्वारा जो है एक और विकसित की गई थी, वो तो मैंने आपको वेंटिलेटर बता ही दिया। एक आत्मन AI टेक्निक जो है वो DRDO के द्वारा विकसित की गई थी। आत्मन AI का मतलब क्या होगा? जैसे कोविड-19 का संक्रमण हो जाता है तो एक तरीके का ये एक्सरे होता है, इससे पता चलेगा कोविड-19 किसी भी व्यक्ति में है या नहीं है। किसके द्वारा विकसित की गई थी? DRDO के बारे में द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का 3 वर्ष के लिए आधिकारिक भागीदार कौन बना? मैं आपको बता दूं, जो ICC है हमारी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और दुबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले साहब जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसने 3 वर्ष के लिए आधिकारिक भागीदार भारत पे को बनाया है, ध्यान रखिएगा। तो ICC का 3 वर्ष का भागीदार कौन होगा? भारत पे। देखो, वर्ष 2023 तक जो आने वाली जो प्रतियोगिता होंगी ICC की, तो उनको जो है ब्रांड एक्टिवेशन का काम यही करेगा। जैसे आने वाले समय में कौन सी है? भारत पे जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर ये जो है इसके साथ भागीदार बना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ भारत पे ने भागीदारी की है, याद रखिएगा। तो आने वाले समय में जैसे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है इसका फाइनल होने वाला है, तो इसका फाइनल कब होगा? 18 जून को इसका फाइनल खेला जाएगा। और किस किस के मध्य खेला जाएगा? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य खेला जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जो है इनके मध्य 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। और लॉर्ड्स जो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहां पर इस फाइनल को खेला जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय टीम के यदि स्पॉन्सरशिप की बात करूं तो वो किसके पास है? वाई जूस जो है वो भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप है, याद रखिएगा। इसके अलावा ICC के बारे में बता ही दिया मैंने। आप भी ICC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दुबई में। और ICC का CEO यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? मनु सोहनी जो है वो ICC के CEO हैं, ध्यान रखिएगा। देखो, ICC का एक टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते भारत से इसको कहाँ कराया जाएगा? UAE में कराया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। देखो, कोविड-19 के चलते जो भी चीज़ें भारत में नहीं हो पा रही हैं सबको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। उसी तर्ज पर जो है आपको पता होगा IPL 14 जो कि बीच के मैच जो है Vivo IPL जिसको रद्द कर दिया गया था, उसको भी कहां कराया जाएगा? इसको भी जो है संयुक्त अरब अमीरात में ही बाकी के मैचों को कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 चर्चा में रहा। इसके तहत भारत में किसका निर्माण किया जा रहा है? पहले आप समझिए प्रोजेक्ट 75 है क्या। देखो, प्रोजेक्ट 75 के तहत किया क्या जा रहा है? भारत में स्वदेशी पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। कितनी पनडुब्बियां तैयार की जाएंगी? 6 स्वदेशी पनडुब्बियां जो है विकसित की जाएंगी। तो इसमें कौन क्या विकसित किया जाएगा? पनडुब्बियां जो है विकसित की जाएंगी, ध्यान रखिएगा। कितनी विकसित की जाएंगी? 6 पनडुब्बियां जो है भारत में स्वदेशी विकसित की जाएंगी। और ये जो है मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट था, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो इनके द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया। तो आत्मनिर्भरता की तरफ जो है इसके भारत का बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। और साथ ही साथ मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना में से एक ही होने वाली है प्रोजेक्ट 75। इसमें 6 जो है पनडुब्बी बनाई जाएंगी प्रोजेक्ट 75 के तहत, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 6 सबमरीन बनाई जानी है। मैं आप सभी को नाम बता देता हूं। एक तो INS करंज हो जाती है, खंडेरी, INS खंडेरी, खंडेरी के साथ आप कलबरी भी ध्यान रखिएगा। कलबरी के साथ आपकी वेला हो जाती है और वगीर हो जाती है और वागशीर हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। 6 जो है पनडुब्बियां विकसित जो है भारत में की जा रही है, स्वदेशी पनडुब्बियां की जाएंगी प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसी तरह की से मैं आपको बता दूं, भारत में मिसाइलों को लेकर के भी एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम था। कब चलाया गया था वो यदि मैं आपको बताऊं, 1983 में चलाया गया था। देखो, यही वो प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा गया था, क्योंकि इसमें भारत में जो है मिसाइलें विकसित की गई थी। 5 मिसाइलें विकसित की गई थी। पटना से आप उनको याद रखिएगा। पटना से आपकी पृथ्वी मिसाइल हो जाती है, और ए से आपकी जो है अग्नि हो जाती है, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, और टी से आपकी त्रिशूल हो जाती है, और एन से आपकी नाग हो जाती है, और ए से आपकी आकाश हो जाती है। तो आपकी कितनी 5 मिसाइलें जो है विकसित की गई इसी जो है प्रोग्राम के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन कहलाए। तो पृथ्वी जो मिसाइल है आपकी सतह से सतह में वार करती है, और अग्नि भी सतह से सतह में ही वार करती है। त्रिशूल अग्नि जो है सतह से जो है हवा में वार करती है। नाग जो है वो आपका युद्ध जो है ये जो है एंटी टैंक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। आकाश भी आपका सतह से जो है हवा में वार करती है मिसाइल, ध्यान रखिएगा। 5 मिसाइलें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 के द्वारा विकसित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आपको। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, महान राष्ट्रपति, महान व्यक्तित्व, इनके बारे में हम क्या ही कहें। देखो जो पोखरण 2 होता है हमारा, पोखरण 2 जो कि हमारा 1998 में हुआ था। भारत जब परमाणु शक्ति देश बना 11 मई 1998 को जब पोखरण 2 परीक्षण किया गया, तो उसके जो प्रणेता थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। 11 मई को भारत जो है परमाणु संपन्न देश कहलाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था, और ये जो है मिशन किसके नेतृत्व में किया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और एक श्रीधरन जो है हमारे चिदम्बरम जो है वो इसमें वैज्ञानिक भी शामिल थे। तो 11 मई को भारत में क्या मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई को जो है भारत परमाणु संपन्न शक्ति बना था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2021 तक किया। गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, ये अन्न लिखा है, अन्न नहीं होगा, अन्न होगा आपका। तो अन्न योजना जो है कब प्रारंभ जो है हुई थी? मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसके तहत होता क्या है, पहले वो आप समझ लीजिएगा। देखो पिछले वर्ष 2020 में क्या हुआ था आपका 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी रात को जो है टीवी पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि भारत में जो है 24 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। उसके बाद 26 मार्च 2020 को निर्मला सीतारमण आती हैं, और उन्होंने कहा कि भारत में जो है गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत गरीबों को जो है मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन जो है बांटा जाएगा। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को भारत में फायदा हुआ, और इसमें 5 किलो अनाज जो है दिया जाता है, जिसमें गेहूं का जो दाम है आपका 2 रुपये पर केजी होता है, और चावल का जो दाम होता है 3 रुपये पर केजी होता है। तो इसका जो है विस्तार कर दिया गया। 26 मार्च 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका विस्तार जो है नवंबर 2020 तक 21 तक कर दिया गया है, यानी कि दीपावली तक जो है इसका विस्तार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, याद रखिएगा। तो इसको विस्तार कहां तक दिया गया है? नवंबर 2021 तक। इसकी एज में जो है सरकार को कितना खर्चा आएगा वो यदि मैं आपको बता दूं तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो है सरकार में इस पर अतिरिक्त खर्चे का जो है अनुमान है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य योजना में आपको बता दूं तो ये आपके सामने है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या हुआ था? लोगों के खाते खोले गए थे। आपको पता होगा 2014 में जब सरकार बनी थी तो हर व्यक्ति का जो है खाता खोला गया। तो मेरा खाता भाग्य विधाता, इसकी क्या थी? टैगलाइन थी। और वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी योजना जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना ही है। अगली योजना मैं आपको बताऊंगा उज्ज्वला योजना के बारे में। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसमें हुआ क्या था? एलपीजी गैस के जो सिलेंडर लोगों को मुफ्त में बांटे गए थे। साथ ही साथ इसकी टैगलाइन क्या थी? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। महिलाओं को इसमें सम्मान दिया गया था। और इसको स्टार्टिंग कहां से हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से जो है इसको शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली जो योजना है वो है हमारी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कब शुरुआत हुई थी वो आपको याद रखनी है। 23 सितंबर 2018 से इसको स्टार्ट किया जाता है रांची झारखंड से। इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसमें प्रति व्यक्ति जो प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है प्रति परिवार दिया जाता है, याद रखिएगा। प्रति वर्ष भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब 1 फरवरी 2019 को भारतीय सरकार का अंतरिम बजट जब आया था तब उस बजट में जो है इसकी शुरुआत की घोषणा की गई थी। इसमें क्या होता है? 2000 रुपये की 3 किस्तें किसानों के खाते में आती हैं। और इसको स्टार्टिंग कहाँ से किया गया था? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी योजनाएं आपको याद रखनी है। आप देख ही रहे होंगे पूरा मैंने आपको जो है सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, उसके साथ ही साथ कितने सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? देखो जो वर्ल्ड बैंक है उसका शिक्षा सलाहकार रणजीत सिंह डिसाले को जो है नियुक्त किया गया है।
तो रणजीत सिंह डिसाले आपने सुना होगा, इनको ग्लोबल टीचर का भी अवार्ड दिया गया था। तो ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी दिया गया था, इसके साथ ही साथ इनको विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार भी नियुक्त कर लिया गया। विश्व बैंक के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले अशोक लवासा के बारे में बता दूं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके उपाध्यक्ष कौन है, वो अशोक लवासा है। उसके अलावा विवेक मूर्ति कौन है, यूएसए में जो आपके अमेरिका में जो सर्जन जनरल हैं वो विवेक मूर्ति हैं। साथ ही साथ अनिल किशोरा जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होती है आपकी, उसके उपाध्यक्ष अनिल किशोरा हैं। ये आपके सामने है रणजीत सिंह डिसाले। इनको जो है जो विश्व बैंक है उसका जो है आपका शिक्षा सलाहकार जो है रणजीत सिंह डिसाले को चुना गया है, याद रखना है आपको। तो ये भारतीय हैं, इनको जो है ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसमें होगा क्या, वर्ल्ड बैंक में जो है जो ग्लोबल कोच जो है इन्होंने एक वर्ल्ड बैंक ने जो है पहले स्टार्ट किए। तो इसमें जो है क्या हुआ है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इसमें 12 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। 12 में से एक भारतीय रणजीत सिंह डिसाले चुने गए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र, सोलापुर। आपने गाना सुना ही होगा, सोलापुर से मंगाया डीजे, तो सोलापुर के ही हैं रणजीत सिंह डिसाले साहब। इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था। और इसको किस बात के लिए दिया गया था, इन्होंने क्या काम किया था, मैं आपको बताऊँ। जो NCERT बुक होती है उसमें इन्होंने जो है QR कोड की जो है स्टार्टिंग की थी NCERT में, याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखो, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही एक ही साथ इनकी स्थापना की गई थी। दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 1945 में इनकी स्थापना हो जाती है। दोनों का ही हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ हेडक्वार्टर इनका स्थित है, वाशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर स्थित है। वाशिंगटन DC जो है आपकी USA संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और ये कहाँ स्थित है, पोटामैक नदी पर जो है ये आपकी राजधानी स्थित है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, वो आप याद रखिएगा। डेविड मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो है आपके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैं आपको IMF के अध्यक्ष के बारे में बताऊं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो IMF की अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो हैं आपकी गीता गोपीनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं विश्व खाद्य पुरस्कार जो है 2021 का किसको दिया गया था, वो जो है शकुंतला हरके सिंह थिल स्ट्रीट जो है वो इनको दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। उनके द्वारा जो है आपका क्या अवार्ड दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड दिया गया था। 2020 का अवार्ड ये किसको दिया गया था, रतन लाल को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसका पहला अवार्ड जो है ये वर्ल्ड फूड प्राइज वो किसको दिया गया था, जो MS स्वामीनाथन है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक है, उनको दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान शुरू किया। आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, कुछ पॉलिटिकल टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि राजनीति को जो है साधा गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, नाम तो इसका जहां वोट वहां वैक्सीनेशन है, लेकिन इसका मतलब समझिएगा पहले। जहां आप वोट देने जाते हैं, जो आपका पोलिंग बूथ है, वहीं पर जहां पर आपका मान लीजिए पोलिंग बूथ है, वहीं पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये जो है इसका मतलब है, दिल्ली सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। जहां आप वोट देने जाते हैं वहीं पर आप जो है टीका लगवा के आ जाइएगा। 45 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पोलिंग बूथ पर ही टीकाकरण हो जाएगा। देखो, भविष्य में योजना क्या है कि घर घर जाकर के टीकाकरण कराया जाए कोविड-19 का, तो उसकी ओर ये बढ़ता हुआ कदम है। आने वाले समय में देखना होगा कि घर घर टीकाकरण जो है होता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन जो आपका जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। घर घर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने का ये उद्देश्य है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा टीकाकरण को लेकर के एक 2014 में योजना शुरू की गई थी, मिशन इंद्रधनुष योजना। उसमें हुआ क्या था, इसमें भी एक टीकाकरण की योजना थी। इसी के तहत जो टीकाकरण भारत में किया जाता है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। दिल्ली के बारे में बताऊँ आपको, देखो दिल्ली जो है भारत का दिल है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली भारत का दिल, भारत की राजधानी है। ये जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी वो याद रखिएगा। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग जो है भारत आए थे। लॉर्ड हार्डिंग जो था वो इस वक्त जो है वायसराय था, और जो है जॉर्ज पंचम और मेरी जो है वो भारत आए थे। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। हार्डिंग के समय में जो है राजधानी जो है कोलकाता से जो है नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में। देखो, नई दिल्ली को लेकर के 69 में संविधान संशोधन है, उसके तहत दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो नई दिल्ली है इसके तहत इसमें जो है मंत्री कितने % बन सकते हैं, तो इसमें मात्र 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं दिल्ली सरकार में। उसके अलावा
और सभी जगह जो है 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय 15% मंत्री जो हैं बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन बैंक जो है वो कहाँ शुरू की गई थी? करनाल हरियाणा के द्वारा जो है ये पहले स्टार्ट की गई थी। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन बैंक का मतलब क्या है? जैसे ऑक्सीजन का जो है गाड़ी होगी, इसमें 100 सिलेंडर जो है रखे जाएंगे। कोई भी निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, यदि कहीं पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पहुँचा दी जाएगी। मैं आपको बता दूँ ऑक्सीजन की किल्लत को अब जो है लगभग समाप्त कर दिया गया है। अभी आने वाले समय में अप्रैल और मई की यदि मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। कोविड फतेह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? कोविड फतेह अभियान जो है पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका क्या मतलब था? इसमें यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य था। पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं आपके कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं वर्ल्ड ओशियन डे जो है आपका कब मनाया जाता है? तो 8 जून को जो है वो आपका वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। आज 9 जून है तो कल के दिन जो है ये वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी वो मैं आपको बता दूं तो द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड जो है वो इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। द महासागर जीवन और आजीविका इसकी थीम थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसको मनाना कब से प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2009 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 21 जून को बाबा रामदेव जो योग कराते हैं योगा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को जो है मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, महासागर जीवन और आजीविका जो है इसकी थीम थी। देखो महासागरों में जो है आपका ओशियन में जो कचरा फैलाते हैं लोग, जो कचरा फैलाते हैं, ये जो है इसको लेकर के जागरूकता फैलाई जा सके, क्योंकि यदि कचरा ज़्यादा फैलेगा तो जो है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है नीचे तक नहीं जा पाएगी, तो जो है जलीय जीव जो होंगे उनका जो है जीवन खतरे में आ जाता है। तो मरीन पॉल्यूशन, जैसे आपने अभी देखा होगा तौकाते जब तूफान आया था महाराष्ट्र गुजरात वाला, ये जो तट था, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट पे जो तूफान आया था, उसमें हुआ क्या था? जो तूफान आया था, तूफान अपने साथ ही साथ जो हमने कचरा किया था वो भी सूद सहित वापस लेकर के जो समुद्र के तट थे उन पर वापस लेकर के आ गया था। स्थिति आपने देखी होगी कितनी ज़्यादा भयावह हो गई थी। अब मैं आपको कहूँ यदि राष्ट्रीय समुद्री दिवस वो कब मनाया जाता है तो वो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा मैंने आपको विश्व समुद्र दिवस बना दिया, वो आपका कौन सा दिवस? 8 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको योग दिवस बताया, 21 जून को मनाया जाता है। 1 जून को कौन सा दिवस? वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को कौन सा दिवस? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा ओशियन की बात कर लेते हैं, जब महासागरों की बात आई है। देखो 5 महासागर हैं, ध्यान रखना पैसा से। सबसे बड़ा क्रम के हिसाब से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न, फिर आर्टिक। तो पैसिफिक ओशियन ये आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद अटलांटिक ओशियन आ जाता है, फिर आपका कौन सा आ जाता है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन, फिर ऊपर आर्टिक ओशियन हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 जीता है? देखो नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड जो है वो 2021 का किसने जीता? थॉमस विजयन ने जो है इस अवार्ड को जीता है, ध्यान रखिएगा। 8 कैटेगरी होती है, उसमें से एक कैटेगरी में जो है इनको अवार्ड दिया गया है। तो इसमें जो है थॉमस विजयन कनाडा के हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से जो है बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल के, याद रखिएगा। इसके अलावा शरद पगारे और शरद कुमार लिम्बाले के बारे में यदि आप जानते हो तो शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया था, शरद कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं, इनको जो थॉमस विजयन है, इनको फोटोग्राफी अवार्ड जो दिया गया है, उनको किसके लिए अवार्ड दिया गया? ये जो आपको इन्होंने जो फोटो खींचा है वो आप देखिएगा, आप इसको गौर से देखिएगा। ये जो फोटो उन्होंने खींचा है ये पानी में खींचा है, ये आपको उल्टा फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये चढ़ता हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है ये जानवर, तो इसको जो इन्होंने चढ़ता हुआ जो फोटो खींचा ये पानी में फोटो खींचा गया है। ये जो कितना आपके सामने आसमान दिखाई दे रहा है, आसमान कितना क्लियर है, पेड़ कितना क्लियर है और इसका थोबड़ा कितना क्लियर है, तो ये जो है जो आपको दिखाई दे रहा है, अब ये पानी में जो है फोटो खींचा गया है और ये कितना क्लियर है, इसके लिए इनको जो है ये इस अवार्ड से फोटोग्राफी अवार्ड 2021 का दिया गया है, याद रखिएगा। केरल के हैं ये, और पेड़ पर चढ़ता हुआ जो है इसके जो है फोटो खींचा गया। केरल के हैं, केरल आपको दिखाई दे रहा होगा। केरल की राजधानी क्या है? थिरुवनंतपुरम जो है वो यहाँ की राजधानी है। केरल में अभी हाल ही में नई सरकार चुनी गई थी। कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं? तो पिनरई विजयन साहब जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर
प्रधानमंत्री मोदी की E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया? मैं आपको बता दूं, जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। और 5 ये विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ था? 1974 से मनाना प्रारंभ हुआ था। तो इसमें E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया। इसमें क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पहले लक्ष्य क्या था, 2030 तक भारत जो है पेट्रोल में जो है 20% तक एथेनॉल मिला देगा। लेकिन अब इस लक्ष्य को 2025 तक कर दिया गया। 2025 तक जो है पुणे से इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। 2025 तक हम जो है 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिला दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखो कारण क्या है, क्योंकि जो है पेट्रोल के दाम जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें क्या होने वाला है कि जो है पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो है शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होने की बात कही, लेकिन चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता की कमी की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल के कंपोजिशन के बारे में यदि मैं बात करूँ तो कार्बन इसमें 83 से 87% पाया जाता है। नाइट्रोजन 0.1 से 2%। ये आपके सामने कंपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसको जो है जो 20% हम जो एथेनॉल मिला क्यों रहे हैं, ये जो है बायोफ्यूल होता है आपका, पर्यावरण का जो है, पर्यावरण में इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसी को लेकर के इसको जो है स्टार्ट किया जा रहा है। 2025 तक इसको जो है मिला दिया जाएगा, मिलाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बायोफ्यूल होता है, ध्यान रखिएगा। जो COP 21 हुआ था आपका 2015 में, उसके जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त करने की ओर ये एक कदम है। COP 21 कहाँ हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता के नाम से हम इसको जानते हैं। कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए COP 25 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2019 का स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा COP 26 का जो है आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन होने वाला है ग्लासगो, यूके में जो है इसका आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करेंगे टॉपिक ऑफ द डे के बारे में, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। जो हमारी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अधीन जो है गवर्नर जनरल भारत में कौन कौन से रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं, कंपनी का राज्य जो है भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? 1757 का जो 1757 की जो आपकी बैटल ऑफ द प्लासी हुई थी, उसके बाद जो है इसकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पूरी तरीके से कंपनी में जो है बैटल ऑफ प्लासी में, लेकिन जो है सिराजुद्दौला और जो है बंगाल के जो गवर्नर थे, जो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी का युद्ध होता है। लेकिन उसके बाद 1764 में क्या होता है, आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है। बक्सर का जब युद्ध होता है उसके बाद जो है कंपनी पूरी तरीके से शासन में आ जाती है। उसके बाद पहला जो गवर्नर जो आपका चुना गया था, पहला जो गवर्नर चुना गया था बंगाल का, पहला बंगाल का गवर्नर चुना गया था, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव था, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो था आपका पहला बंगाल का गवर्नर था, ध्यान रखना है। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर यदि आपसे पूछा जाए तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ध्यान रखना है। इसके अलावा पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो चुना गया था 1773 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। उसके बाद जो वारेन हेस्टिंग जो है वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल चुने जाते हैं। आप देखो इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। आपसे पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग थे, ध्यान रखिएगा। 1773 से लेकर के 1785 तक ये जो है रहे थे। इन्होंने क्या क्या काम किए? मुर्शिदाबाद से इन्होंने जो है कोषागार को कलकत्ता लेकर के आए थे। साथ ही साथ इन्होंने द्वैत प्रणाली जो है उसको समाप्त कर दिया था। द्वैत प्रणाली जो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा का प्रांत था उसको जो है एक ही साथ मर्ज कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बंगाल के पहले गवर्नर, भारत के पहले, देखो पहले मैंने आपको बताया बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। आपसे पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आप याद रखिएगा बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक। तो वो जो है आपका बंगाल का पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भारत के पहले वायसराय यदि आपसे पूछा जाए तो कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके अलावा 1858 का जब एक्ट आया था उसके बाद जो है इनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा मैं कार्नवालिस और बेनेजली के बारे में बताऊं, ये जो गवर्नर जनरल हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कार्नवालिस का जो कार्यकाल था आपका 1786 से लेकर के 1793 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके समय में क्या क्या कार्य हुए, तो स्थायी बंदोबस्त जो है इसी के कार्यकाल में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, वो कार्नवालिस के कार्यकाल में ही स्थायी बंदोबस्त शुरुआत होती है। साथ ही साथ जो सिविल सर्विस का जनक जो है वो इसी को ही कहा जाता है, कार्नवालिस को ही याद रखिएगा। उसके अलावा बेलेजली ने क्या किया था, बेलेजली ने जो है सहायक संधि की स्टार्ट की थी, सहायक संधि की स्टार्ट की, सहायक संधि की पद्धति जो है शुरुआत की थी। और इसमें सबसे पहले सहायक संधि पर साइन करने वाला कौन था, हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया था। उसके बाद आपका मैसूर हो जाता है, तंजौर, अवध और ये सब जो है सहायक संधि पर इन्होंने साइन किया था, ध्यान रखिएगा। तो
ये बेलेजली और कारण वाले सी जो गवर्नर जनरल है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जो है पूछ सकते हैं। यदि आप जो है इसी के साथ ही साथ पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, इससे जुड़ करके आप जो डेली क्लासेस की कोई भी क्लास है सबकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये टेलीग्राम की चैनल लिंक है, आप इसके जो है ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।